हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 इसलिए कि चैप्टर नंबर 2 का जो एक टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, उसमें 4 टॉपिक्स थे। उसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया हाइपरटेंशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? तो ये क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन। ये क्या है? एक तरीके का चेस्ट पेन है कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। और ये जो चेस्ट है हमारे यानी सीने का दर्द होता है, सीने में दर्द होता है। क्यों होता है? जब ब्लड फ्लो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होता है। कहाँ तक? हमारे हार्ट तक। यानी हमारे हार्ट को पूरी तरीके से जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपना क्या है, भोजन नहीं बना पाते हैं, एनर्जी वहाँ पे नहीं बन पाती है। तो फिर उनको क्या होती है? दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वो सेल क्या होते हैं? मरने लगते हैं। तो फिर आदमी को क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये कैसे होता है? इसको ये कई तरीके के हैं। इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब इसको आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये हमारा हार्ट क्या है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक। और इसके ये मसल्स हैं, ये क्या है? इसके मसल्स रहते हैं ये, ठीक है। ये कई 4 पार्ट में होता है मान लीजिए, ठीक। तो ये जो मसल्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड आता रहता है। यहाँ पे ब्लड हमेशा आता रहता है, बहुत बार बार ज़रूरत पड़ती है ब्लड की यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है? ऑक्सीजन लेके आता है, न्यूट्रिशन लेके आता है। तो यहाँ पे जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो आपको एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है या उसमें क्या होता है? मरोड़ हो जाता है और ब्लड पूरी तरीके से आपके इस मसल्स को नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कैसे ब्लॉकेज होते हैं? वो 2 तरीके से होते हैं। इसी तरीके से क्या है? तो एंजाइना पेक्टोरिस को हम लोगों ने क्या किया है? बांटा है 2-3 तरीकों में। तो कैसे होता है? पहले एक पिक्चर के, एक डायग्राम की हेल्प से आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ चुके कि यहाँ पे क्या होता है? कोरोनरी आर्टरीज। उसी कोरोनरी आर्टरीज को हम लोग बाहर लेके आते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं उसको। तो मान लीजिए ये क्या हमारा? कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक। इसको यहाँ तो अब ये मान लीजिए हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? ऐसे इसमें मान लीजिए कुछ हमारा लिपिड वगैरह होता है, फैट वगैरह इसमें भरने लगा, ठीक है। ये बीमारी होती है, कभी दिक्कत हो सकती है किसी को भी, तो ये भरने लगता है। तो ये लिपिड वगैरह भर गया मान लीजिए इतना। उसके बाद अब एक क्या होता है? यहाँ पे फाइबरस कैप आ जाते हैं, यानी बहुत सारे फाइबर आ जाके जुड़ जाते हैं यहाँ पे, बहुत मोटी सी लेयर बना लेते हैं फाइबर की। एक तरीका ये हो गया कि ये इसमें ब्लॉकेज कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है? फाइबरस कैप है, बहुत तगड़ा, बहुत मोटा फाइबरस कैप है। तो इस तरीके का जो ब्लॉकेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल। ये स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल? ये इसलिए कि यहाँ पे फाइबरस कैप होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइबरस कैप होता है, फाइबर होते हैं समझ लीजिए, जो इसको क्या है? दबा के रखते हैं नीचे और इसको क्या होता है? डैमेज होने से रोकते हैं। फाइबरस कैप होते हैं। एक दूसरा प्लेक होता है, मान लीजिए एक दूसरा प्लेक होता है ऐसे ही, ठीक। ये मान लीजिए एक प्लेक और हुआ, एक ब्लॉकेज और हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही साथ में हो, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये वाला ना हो, दूसरा हो, तो उसमें भी क्या होता है? इसमें भी फैट मान लीजिए भरा हुआ है। और यहाँ पे ना ये जो लास्ट में यहाँ पे फाइबरस मतलब कैप बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। फाइबरस कैप वहाँ पे बिल्कुल कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। तो उसका नुकसान क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा भी डैमेज हुआ, थोड़ा भी क्या हुआ? कट गया, मान लीजिए अल्सर हुआ, कट गया वहाँ पे, तो कटने के बाद क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे क्या होगा? ये रप्चर होगा। तो जानते हैं कि हमारा जब कटता है तो वहाँ पे फ़ौरन क्या है? हमारा क्लोटिंग वाला सिस्टम काम करने लगता है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, फिर वो क्या है? एक साथ जुड़ने लगते हैं, फिर वहाँ पे क्लोट बना लेते हैं वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा, ये आके प्लेटलेट से जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। अब पूरी उसकी थ्योरी है, लेकिन वो इतना हम लोग उसमें डीप में नहीं जाएंगे। अब क्या होगा? ये मान लीजिए इतना पे रुक जाते हैं कभी, और ये ऐसे बढ़ने लग गए और बढ़ने लग गए,
तो ये दिक्कत हो जाती है इस वाले में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। जिसमें फाइबरस कैप नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, कि ये ठहरा हुआ नहीं है इसकी तरह से, ये इतने पे रुकता नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा कटा तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कट लग गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो फैट है ना ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो ये फैट है इसके अंदर ये बाहर निकलना शुरू हो गया। मान लीजिए सब रास्ता आके ब्लॉक कर दिया। तो अब देखिए कि ये स्टेबल वाला है, चाहे ये बड़ा हो, स्टेबल वाला चाहे ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन इसके मुकाबले में, समझ रहे हैं, इसके मुकाबले में ये कम खतरनाक है, कम डेंजरस है। और ये चाहे थोड़ा छोटा हो लेकिन इसके मुकाबले में क्या ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? कि इसमें थोड़ा भी दिक्कत हुई तो ये बाहर निकल जाएगा और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देगा। यहाँ से यह कट लगा और क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आके जुड़ने लगे और पूरे रास्ते को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ठीक। तो ये ज़्यादा डेंजरस है, एक बात ये हो गई। अब दूसरे, मान लीजिए यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, आता रहता है आता रहता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से टूट गया, अगर ये टूटेगा तो कहाँ जाएगा, ये आके इस पे क्या हो जाएगा, बंद कर देगा रास्ता। ये समझ रहे हैं ना, ये जो मान लीजिए ये तो बड़ी नस है, यहाँ से टूटा तो जो आगे छोटी छोटी पतली पतली नसें निकल रही हैं, जो ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं, उस पर आके बैठ जाएगा, बंद कर देगा उसको, ठीक है। या ये यहाँ से टूटा और ये आके यहाँ से बंद कर दिया, ये खतरा इसमें नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग ये वाला ज़्यादा डेंजरस होता है इसके मुकाबले में। समझ में आ रही है बात? अब ये एक तो हो गया स्टेबल और दूसरा क्या हो गया, ये अनस्टेबल, या इसको डायनेमिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल या डायनेमिक। ये स्टेबल नहीं है, रुका हुआ नहीं है अपनी जगह पे, ये क्या है, बढ़ सकता है, ठीक। या फिर इसमें एक दिक्कत ये भी होती है कि इसमें जब कट लगता है, मान लीजिए यहाँ पे कट लगा तो यहाँ पे फाइबरस कैप है तो ब्लड इसमें भर नहीं पाता है। ब्लड मान लीजिए इसमें बह रहा है तो ब्लड इसमें नहीं भर पाएगा, ठीक। और इसमें अगर कट लगता है, मान लीजिए यहाँ पे कट लगा तो ये क्या है, फाइबरस कैप नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं, कट लगते ही फौरन ब्लड इसमें भरने लगता है तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसमें ब्लड भरेगा, जाहिर सी बात है, गुब्बारा है, उसमें पानी भरेंगे तो और वो फैलते चला जाता है तो ये और बड़ा हो जाएगा, ऐसे पूरा रास्ता ब्लॉक कर देगा। अब जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से क्या है, ब्लड आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, जिनको क्या है, हम जब वो काम करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए, वो हर वक्त क्या पंपिंग कर रहा है। हमारा हाथ है तो मान लीजिए इतनी इसको ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूँ अपने यहाँ पे ब्लड को तो इतना इसको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि इतना काम नहीं कर रहा, रुका हुआ है। लेकिन हार्ट क्या है, वो हर वक्त काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है, इसलिए उसको हर वक्त क्या है, नए खून की ज़रूरत है और उसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है ताकि वो एनर्जी अपना बना सके। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई अगर कम होती है तो फ़ौरन क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स है वो डैमेज होना शुरू होते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक टाइप हो गया स्टेबल, दूसरा हो गया अनस्टेबल, और तीसरा जब यहाँ से निकल के इसमें मान लीजिए टूट के आके बैठ गया, यहाँ से टूटा इसमें आके बैठ गया, इसमें आके इसको जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोवेस्कुलर। ये माइक्रोवेस्कुलर हैं, यानी ये छोटे छोटे जो क्या है ब्लड वेसल्स है उसको बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर ब्लड वेसल्स। तो ये माइक्रोवेस्कुलर ब्लड वेसल्स में जब आके ये बैठ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो ये तीन तरीके के हो गए। चौथा ये है कि इस जो हमारी नस है वो क्या है, ऐसे उसमें मरोड़ आ जाए, समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए नस है, इसको ऐसे कोई ऐसे घुमा दे, जैसे कपड़ा आप पानी जाते हैं, कपड़ा धुलते हैं उसको निचोड़ते हैं ना तो स्पाज्म करते, उसको ऐसे क्या कहते हैं, मान लीजिए खूब ऐंठ देते हैं, उसके अंदर ऐंठन आ गया तो रास्ता तो जाहिर सी बात है बंद हो जाएगा, तब भी वहाँ से ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ब्लड का फ्लो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तब भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक टाइप का एंजाइना है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएंट एंजाइना। समझ में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। तो अब ये आप समझ गए हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं टेक्स्ट को कि क्या लिखा है किताब में आपके। तो एंजाइना समझ चुके हैं, एंजाइना क्या है। अब इतना समझने के बाद अब समझिए कि क्या होता है एंजाइना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन। एंजाइना क्या है, ये एक तरीके का हमारे चेस्ट का पेन होता है, यानी सीने में दर्द होता है। असल में ये दर्द सीने का नहीं है, असल में दर्द किसका है, हार्ट का है, ठीक। लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे सीने का एक क्या होता है, दर्द होता है। और क्यों होता है, जब ब्लड का फ्लो यानी ब्लड की सप्लाई वहाँ पे क्या होती है, कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है आपने वो देख लिया, ठीक। तब क्या होता है, हमारे हार्ट को जब हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। अब उसके टाइप कौन कौन से हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, तो पहला क्या है, स्टेबल क्रोनिक। क्या स्टेबल या क्रोनिक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलेंगे या क्रोनिक, दोनों में से कोई नाम आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एंजाइना फॉलो ए रेगुलर पैटर्न
और ये जो एंजाइना होता है स्टेबल वाला, ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, एक रेगुलर पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है ड्यू टू स्टेबल प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज। हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्टेबल प्लेक के होने की वजह से, स्टेबल प्लेक होने की वजह से। अब इसका क्या मतलब है कि ये रेगुलर पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जब कुछ खास काम होंगे तब वहाँ पे दर्द होना शुरू होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज करने लगे आप, तब आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि रास्ता आपका कम है, इतना वहाँ पे ब्लड जाने का रास्ता है कि जिससे आप नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप कोई वर्कलोड ज़्यादा डालेंगे हार्ट के ऊपर, यानी आप दौड़ रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ तो ब्लड जाने का उतना रास्ता है नहीं कितना तेज़ी से जा सके, तब आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ ऐसा ही मतलब ज़्यादा हैवी काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा आपके हार्ट को ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तब उसमें दर्द होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक। अब ये कब होता है, इन अकर्स व्हेन वर्कलोड ऑफ हार्ट इंक्रीज, और ये उस वक्त होता है जब आपके हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है ड्यू टू एनी रीजन, और वो कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, प्लेइंग फुटबॉल हो गया, या ऐसे ही आप कुछ और हैवी काम कर रहे हैं, ठीक। इट इज लेस डेंजरस देन अनस्टेबल, और जो स्टेबल है, स्टेबल वाला ये जो एंजाइना है ये कम डेंजरस है किसके मुकाबले में, अनस्टेबल के। अनस्टेबल ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। दिस इज रिलीव्ड बाई रेस्ट एंड मेडिकेशन, और ये वाला जो है इसको मान लीजिए आप ज़्यादा काम करने लगे, आपको दर्द होने लगा, तो फिर आप जब रेस्ट में आ जाएंगे, यानी काम छोड़ दिया आपने, नॉर्मल हो गए, तो क्या हो जाएगा, आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। या आपने दवा ले ली और फौरन क्या हुआ, वहाँ से जो आपकी आर्टरीज थी वो क्या ओपन हो गई, ठीक है। दवा आती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आपने वो ले लिया तो आपको क्या करेगा, उसके आपके आर्टरीज को ओपन कर देगा, तो आपको रेस्ट मिल जाएगा, उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक। अब जो दूसरा है वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है आप वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइना डज नॉट फॉलो ए रेगुलर पैटर्न, तो ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जब आप कोई मतलब हैवी काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला यानी ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तब दर्द होगा, बल्कि आप अगर घर पर बैठे हुए मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी क्या है, क्योंकि वहाँ तो दिक्कत कुछ और है ना, वो तो आपके प्लेटलेट्स जमा हो रहे हो, रास्ते को बंद कर दे रहे हैं, या तो फिर क्या है फैट निकल गया बाहर और रास्ते को बंद कर दिया, या प्लेटलेट वहाँ से टूट के गए और छोटी वाली जो नसें होती है उस पर जाके बैठ गए, तो यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बल्कि कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है, और आप रेस्ट कंडीशन में हैं, तो इसलिए इसको कहा कि रेगुलर पैटर्न पे नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू अनस्टेबल प्लेक, इसको अनस्टेबल को डायनेमिक भी बोलते हैं, तो अनस्टेबल प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज एंड अकर्स इवन एट द रेस्टिंग कंडीशन, और आप जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तब भी आपको क्या होता है, दर्द होना शुरू हो सकता है अगर अनस्टेबल वाला है, ठीक। रेस्ट एंड मेडिकेशन इज नॉट एनफ फॉर इट्स रिलीफ, और क्या है सिर्फ दवा खा लेना, या तो आप मान लीजिए काम अब बैठे थे तो उसमें तो रेस्ट क्या करेंगे, समझ में आ रही बात। या मान लीजिए आपने कुछ हैवी काम किया और उसके बाद दर्द होने लगा इस अनस्टेबल वाले में, तो आप अगर आराम से बैठ जाएंगे तब भी वो दर्द ठीक नहीं होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि अब जाकर आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। अब उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वो पाइप बाईपास सर्जरी करते हैं, उसमें कोई एक रिंग्स आती है वो डाल देते हैं, तो जो भी तरीका हो, या उसको जो उसमें प्लेक वगैरह है उसकी सफाई कर दें उसको, या तो मान लीजिए नसें होती हैं ऐसे ब्लैक हो गई हैं तो ऐसे इसको खोल देते हैं, तो जो भी तरीका हो वो करवाना पड़ेगा आपको, तब जाके इसमें रिलीफ मिलेगी। अब तीसरा जो तीसरा टाइप है वो क्या है, आपने पढ़ा माइक्रोवेस्कुलर, क्या माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, यानी पतली वाली नसें जो है उसमें जाके कोई प्लेक, वो क्या है जो टुकड़ा था माइक्रो, चाहे वो आपके फैट का हो, चाहे वो क्या प्लेटलेट्स जो जमा हो रहे थे उनके जो क्लॉट बन गया वो जाके उसमें भर जाए, उसमें जाके ब्लॉक कर दे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स व्हेन एनी वन और मोर, यहाँ पे और लगा लीजिए, एनी वन और मोर स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। अब जैसे कि जरूरी नहीं कि एक ही कोरोनरी आर्टरीज हो, अब एक या कई या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज, अगर कोरोनरी आर्टरीज के जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं, समझ रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ से ये बड़ी बड़ी आर्टरीज निकल रही हैं, ठीक, और इसी में से ये छोटी आर्टरी निकली, ठीक, और यहाँ से मान लीजिए और छोटी निकली, तो ये जो छोटी वाली हैं ये अगर ब्लॉक हो जा रही हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ठीक। कॉमनली अकर्स ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस पार्ट ऑफ द अनस्टेबल एंजाइना, और जो थ्रोम्बोसिस पार्ट होता है अनस्टेबल एंजाइना का, मान लीजिए यहाँ से ये प्लेटलेट्स जमा हो गए, प्लेटलेट्स, तो ये थ्रोम्बोसिस है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, अकर होता है ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ठीक।
और चौथा जो तरीका है वो वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स ड्यू टू द कोरोनरी स्पाज्म। मान लीजिए उसमें मरोड़ आ गया, कहीं से वो मुड़ गया, तो उसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। एंड इट फॉलो ए पैटर्न, और ये क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कुछ कंडीशन है, जब आप उसको करेंगे तभी ये दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड स्पाज्म अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, और जो स्पाज्म होता है यानी जो मरोड़ आ रहा है, ऐंठन आ रहा है आपके नसों के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, वो कुछ एक्सटर्नल यानी बाहरी रीजन की वजह से होता है। जैसे कि मान लिया कोई स्मोकिंग करने लगा तो उसकी क्या है, जो आर्टरीज है वो सिकुड़ेंगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, कोल्ड वेदर, यानी आप मतलब बिना कुछ पहने हुए आपको थोड़ी भी दिक्कत है, मान लीजिए आपका जो ब्लड वेसल्स है वो सेंसिटिव है, और आप वैसे ही बाहर चले गए, ठंडी का मौसम है, खुद कड़ाके का, तो वो सिकुड़ जाएंगे एकदम से, तब भी आपको दर्द हो सकता है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जो उसको मतलब कर सकती हैं, स्पाज्म कर सकती हैं उसमें। ऐसे ही स्ट्रेस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर दबाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तब भी आपको क्या हो सकता है, ये वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली अकर्स इन यंगर पीपुल, और ये जो जवान टाइप के लोग हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो आप तकरीबन एटियोलॉजी समझ चुके हैं, समझ गए हैं कि कैसे होता है, फिर भी आप देख लेते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आर, तो जो मेन कॉजेज हैं, एटियोलॉजी जानते ही हैं कि जो मतलब कॉज होता है बीमारी का उसको एटियोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी आप समझ चुके हैं, जो हार्ट के अंदर वाली जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो उसमें कुछ बीमारी वगैरह है तो उसमें प्लेक होगा, कुछ भी होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा क्या है, उसमें कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक हो जाए, प्लेक आप समझ चुके हैं ना, प्लेक तो आप समझ ही चुके हैं किसको कहते हैं। तो प्लेक हो जाए, अगर उसमें अंदर ब्लॉकेज हो जाए तब क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस होगा आपको। और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब प्लेक जम जाता है तो उसका एक दूसरा नाम ये याद रखिएगा, हो सकता है कि इसका प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज की जगह अगर कोई कहीं पे ये लिखा रहे या कोई किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका वजह क्या होता है, किस रीजन से ये होता है, तो आप क्या कहेंगे, तो इसलिए ये नाम याद रखिए, एथेरियोस्क्लेरोसिस। क्या है, एथेरियोस्क्लेरोसिस, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एथेरियोस्क्लेरोसिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज में, तो उसको हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मोर देन 60%, ये परसेंट यहाँ लगाइए, मोर देन 60% ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज बिकम अनएबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन बाय दी हार्ट मसल्स। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज आपकी और इसमें प्लेक हो गया, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 100 मिलीमीटर है, मान लीजिए, ठीक है, कितना है, 100 मिलीमीटर है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जब ये 60% यानी 60 मिलीमीटर अगर ये ब्लॉक हो रहा है तब भी आपका काम चल जाएगा, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे ज़्यादा मान लीजिए 70 हो गया, 75 हो गया, 80% जब ये ब्लॉक होता है तब आदमी को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ठीक। अगला जो है वो है नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, यानी जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है नैरो हो गया, यानी सुकड़ गए, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तब भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरीज में मरोड़ आ गया, ऐंठन आ गया, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अब इस मतलब वो क्या काम है, वो किस टाइप के काम है कि जब आदमी का मतलब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है तब आदमी को एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द होने लगता है। मान लीजिए प्लेक है उसको, ठीक है, किसी को प्लेक है, अब वो कौन से काम करेगा कि जब उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कुछ काम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, यानी आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। अब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, चूँकि आपके क्या है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक है, कुछ दिक्कत है, तो फिर क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी में दैट इंक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट, ये जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, उसका क्या वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसको यानी काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको बार बार क्या है, ज़्यादा ब्लड क्या है पंप करना पड़ेगा, तो उसका लोड बढ़ जाएगा, और उसको खाने को पेट्रोल खुद ही नहीं मिल पा रहा है, यानी उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर किसी को कोरोनरी आर्टरीज में क्या है, प्लेक है, ठीक। दूसरा क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कोई ठंडे में चला जा रहा है एकदम से, तब भी क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। जब नसें सिकुड़ती हैं तब हार्ट को ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी वर्कलोड बढ़ जा रहा है, उसका ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जा रही है, ठीक।
ऐसे ही आप बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं और 5 रोटी खा ली और आपको कोरोनरी आर्टरीज भी है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। अब क्या होता है, जब आदमी ज़्यादा खाना खाता है या जैसे भी थोड़ा भी खाना खाए या ज़्यादा खाना, तो जो आदमी जब खाना खा लेता है ना, तो फिर जो हमारा ब्लड होता है वो ज़्यादा मतलब ध्यान देने लगता है हमारे उस हमारा जो आंत और डाइजेस्टिव सिस्टम है, और फिर जहाँ से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उधर उसका ध्यान ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन को लेके जाता है तो इधर उसका ध्यान ज़्यादा हो जाता है, दिल की तरफ और दूसरे पार्ट्स की तरफ कम रहता है। तो अगर मान लीजिए आदमी ज़्यादा खाना खा रहा है, समझ में आ रही बात, तो हार्ट को ब्लड की क्या सप्लाई कम होने लग जाएगी, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा खाना आदमी को नहीं खाना चाहिए। ऐसे क्या है, स्ट्रेस और इमोशनल कंडीशन, आदमी जब स्ट्रेस में होता है और इमोशनल कंडीशन में होता है तब भी क्या है, आपको एंजाइना पेक्टोरिस की दिक्कत हो सकती है। क्यों होता है ऐसा, कि इससे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, फिर वहाँ से क्या है कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होने लगते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ से तो पूरा ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा उसको, तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही वहाँ पे डिमांड क्या ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। और क्या, हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या आदमी को ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, कि इट कॉज अ थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनको ये क्या करता है, थिक कर देता है, थोड़ा मोटा कर देता है, या कर दिए कि सख्त कर देता है। फिर वहाँ से क्या होता है, जो उसके वॉल्स हैं वो सख्त हो जाएंगे, एंड डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। फिर वो मान लीजिए लंग्स के अंदर हमारे ब्लड जो वेसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं, अब पूरा ऑक्सीजन को अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ठीक, अब वो लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन कम लेके जाएंगे, तो इस तरीके से भी क्या है, आपको दिक्कत हो सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द हो सकता है। अब ये क्या, पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना, कि एंजाइना के कैसे होता है, तो आप देख लिया आपने पूरा प्रोसेस, मैंने जो डायग्राम शुरू में समझाया था वही यहाँ पे है। क्या, सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि मान लीजिए आपका कोरोनरी आर्टरीज है और यहाँ पे कुछ जमा होना शुरू हो गया, यहाँ पे कुछ क्या हो गया, जमा होना शुरू हो गया, तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया, यानी फैट वगैरह मान लीजिए यहाँ पे जमा होने लगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आने लग जाएगी, क्या हो जाएगा, रुकावट आने लग जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको ब्लॉकेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर इस्केमिया होगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या होगा, आपके हार्ट को क्या है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन, ब्लड और जो भी चीज़ें पहुंच नहीं पाएंगी, तो इस्केमिया होगा। इस्केमिया और हाइपोक्सिया ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों में। इस्केमिया में 3 चीज़ें आती हैं। ब्लड का जो भी काम है वो क्या होगा, जब रुक जाता है तो उसको इस्केमिया बोलते हैं। ब्लड के जितने भी फंक्शन है जब वो रुक जाते हैं तो उसको इस्केमिया बोलते हैं। जैसे कि बड़ा फंक्शन है क्या, कि ऑक्सीजन लेके पहुँचाएगा वहाँ पे, ऐसे ही न्यूट्रिशन भी क्या करता है, ये पहुंचाता है, तो वो भी रुक जाएगा। ऐसे ही इसका काम एक ये भी होता है कि यहाँ पे जो हार्ट के अंदर वेस्ट वगैरह बन रहा है उस वेस्ट को भी वापस लेके जाता है, लेकिन जब ब्लड पूरा पहुंच नहीं पा रहा है तो थोड़ा बहुत लेके जाएगा वो। तो ये तीनों काम रुकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस्केमिया। तो पहले इस्केमिया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। जब इस्केमिया होगा तो हाइपोक्सिया उसमें होना ही होना है। तो ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक। जब हाइपोक्सिया होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, तो फिर ये समझिए यहीं पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बना दिया इस तरीके से किताबों में, तो मैंने भी ले लिया है, वरना खाली इस्केमिया हो गया तो समझ लीजिए अब दर्द होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया होगा, फिर हाइपोक्सिया होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कमी को ही हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है जो वहाँ पे उसमें कमी आएगी, जब उसमें कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, आपको दर्द होने लग जाएगा। अब ये जो आपका जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉकेज होता है, वो 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। अब अनस्टेबल वाले में आपने देखा कि जो प्लेटलेट से जमा हो रहे थे जिसको हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस बोल रहे थे, तो थ्रोम्बोलाइसिस क्या होंगे, टूट के फिर माइक्रो जो हमारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं अपने हार्ट के अंदर, उसमें जाके वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो जब माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंजाइना हो जाएगा आपको। तो ये इसका क्या है, पैथोजेनेसिस। आप इसको ऐसे ही अगर इस मतलब फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, याद करने में भी आसानी रहती है और एग्जाम में नंबर भी ज़्यादा मिल जाते हैं इससे। अब इसका क्या है, कैसे मान लीजिए अगर किसी को एंजाइना हुआ तो कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी बिना दवा के कैसे करेंगे मैनेज। तो क्या है, सबसे पहला उसको क्या करना है कि स्मोकिंग छोड़ना है, सिगरेट पीना छोड़ दे, ठीक। दूसरा क्या, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने वेट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। यानी मान लीजिए किसी स्टेबल कोरोनरी आर्टरीज है तो उसको ये सब करेगा तो हो सकता है कि उसको मतलब दिक्कत ना हो, ठीक। और तीसरा क्या है, एवॉइडिंग हैवी वर्क इन केस ऑफ ब्लॉकेज। अगर किसी को मतलब क्या कहते हैं, स्टेबल
स्टेबल कोरोनरी आर्टरीज है तो उसको हैवी काम नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। और अनस्टेबल है तो उसको तो और भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्या करेगा, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, यानी अपने हाइपरटेंशन को, अपने ब्लड प्रेशर को हाई ना होने दे, तब भी उसको क्या दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही अवॉइडिंग हैवी मील्स, बहुत तगड़ा बहुत हैवी खाना ना खाए। आप इसके रीज़न समझ चुके हैं कैसे बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर आदमी स्ट्रेस को अपने कंट्रोल कर ले तब भी दिक्कत उसको नहीं होगी। ऐसे ही क्या है, अल्कोहल को छोड़ दे, ठीक है, अल्कोहल को भी छोड़ दे, ये भी बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं जो मतलब वो अल्कोहल पीने की वजह से होती हैं, और ये हमारे समाज को भी गंदा करता है। बहुत ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं ना, अक्सर आप उसमें देखेंगे कि जो रेपिस्ट है या जिसके साथ में रेप किया गया है वो या तो दोनों में से कोई ना कोई अल्कोहल की हालत में होता है, वो शराब पिया हुआ होता है। और इसमें होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक होता है इनहिबिटरी फैक्टर। क्या होता है इनहिबिटरी फैक्टर? जब आदमी कोई अल्कोहल पीता है तो वो इनहिबिटरी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, पूरा टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको ये नहीं पता रहता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? आदमी को इसकी तमीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक है, आपकी इज्जत भी क्या करता है, ये बर्बाद कर देता है। अपनी माँ को गाली दोगे, बाप को गाली दोगे, बहन को भी क्या उल्टा सीधा आदमी बकता है पीने के बाद, कुछ पता नहीं रहता उसको, इसलिए कि इनहिबिटरी सेंटर उसका क्या हो, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है ये। और क्या है, एडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इन डाइट। और आदमी क्या है जिसको दिक्कत हो रही है हार्ट वगैरह की, तो वो अपने अब खाने में फ्रूट ज़्यादा यूज़ करे, ऐसे वेजिटेबल्स यूज़ करे। ऐसे जैसे कि ऐसे खाने जिसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दे। और जैसे कि बादाम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हार्ट को अच्छा रखती हैं, तो उसको भी यूज़ करना चाहिए। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी दवा के ज़रिए से कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी को एंजाइना हो गया, तो अब वहाँ पे एकदम से किसी को दर्द होने लगा तो तुरंत अब उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल तो ये कि आदमी रेस्ट कंडीशन में आ जाए, लेकिन अगर दवा वगैरह भी इसको यूज़ करना चाहिए, इसलिए कि उसको पता नहीं है कि मेरा स्टेबल है अनस्टेबल क्या दिक्कत है। तो कौन सी दवा देते हैं, तो वो होती है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। और भी दवाएँ हैं लेकिन ये जो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। सबसे पहले जो दवा मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है एंजाइना में, अगर इनमें से कोई नहीं है तो सबसे, अगर ये नहीं है तब दूसरी देनी चाहिए, लेकिन पहले क्या है नाइट्रेट्स। इसमें क्या होगा कि आप इसको हमारे जो सबलिंगुअल रूट है यानी ज़बान के नीचे उसको रखेंगे या मुंह में रखेंगे तो क्या एकदम से वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फ़ौरन जाके वो क्या कोरोनरी आर्टरीज को ओपन कर देता है, आदमी को दर्द होना कम हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा हमेशा, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा डिफार्मा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया था ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंजाइना पेक्टोरिस वाले में। ठीक, आगे तो ये क्या करते हैं, दे ओपन दी कोरोनरी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरीज को खोल देते हैं और फिर ये जो दवाएं होती है सबलिंगुअल रूट से लेते हैं और इनका जो एक्शन होता है वो वन सेट ऑफ एक्शन होता है, यानी तुरंत काम करते हैं ये। अब मान लीजिए ये नहीं है या मान लीजिए किसी को लंबी दवा चलानी है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए तो बीटा ब्लॉकर भी दे सकता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में जैसे कि आपने पढ़ा होगा एटिनोलोल, प्रोपेरानोलोल और भी कई सारे हैं। तो ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन कर देंगे, तो इस तरीके से हार्ट का रेट भी क्या होगा, स्लो डाउन होगा, तो हार्ट को थोड़ा ऑक्सीजन की कमी, अब ऑक्सीजन की जो ज़रूरत ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दर्द भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें और क्या दे सकते हैं आप, तो उसमें क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो ये भी क्या करेंगे, आपके वो क्या कहते हैं हार्ट रेट को कम कर देंगे। हार्ट रेट कम होगा तो उसका लोड कम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अम्लोडिपिन, निफोडिपिन, वेरापामिल। ठीक है, ऐसे ही आप क्या है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग भी यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यानी जो प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकेगा, क्लॉट नहीं बनाने देगा प्लेटलेट्स का, तो उससे क्या खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ में आ रही बात, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें कौन सी दवा आती है जो मतलब एंटीकोगुलेंट भी कह सकते हैं, आप उसको क्या कहेंगे, एंटीकोगुलेंट या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो क्या है, स्टेप्टोकाइनेज। क्या है, स्टेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज या प्रो यूरोकाइनेज। मैंने एक जैसी दवाई ली ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। तो ये जो एंजाइना पेक्टोरिस वाला टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।